हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 12th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखिए, जैसे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, अगर याद आपको होगा, टेबल से मैंने आपको समझाया था कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, या इसी तरह जो उसके बाद टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस, ये बोला था मैंने आपको। ठीक है। तो उसके बाद देखिए टोटल प्रोडक्ट जो हमने, और हाँ उसके बाद हमने एवरेज प्रोडक्ट भी पढ़ा था उसमें। ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए चेंज इन आउटपुट। ठीक है। अगर हम देखिए, मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस जो है उसका थोड़ा ब्रीफ रिकैप करवाना चाहूँगा। ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से अगर हम ले रहे थे लेबर, ठीक है, यहाँ से लेबर, और यहाँ से हम ले रहे थे ऊपर से कैपिटल। ठीक है। लेबर और कैपिटल। ओके। तो देखिए क्या था, लेबर को हम वेरी कर रहे थे, लेबर को हम वेरी कर रहे थे 1 2 3 एटसेट्रा। तो इसी तरह लेबर हम वेरी कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसे कैपिटल को 4 यूनिट्स पे फिक्स किया था। ठीक है। तो उस लेबर के हर एक यूनिट ऑफ जो फिर लेबर हम चेंज कर रहे थे, उस पे आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा था, क्यू पे क्या असर पड़ रहा था, वो हम यहाँ से मेजर कर रहे थे। जैसे 10 20 30। ठीक है। तो जो ये आउटपुट में चेंज आ रहा है 10 20 30, तो ये दर्शाता था कि जो आउटपुट है वो पहले इंक्रीज कर रहा था विद चेंज इन लेबर। तो फिर क्या होता था, जब हम एडिशनल लेबर एम्प्लॉय करते जा रहे थे, फिर क्या होता था, जो ये टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज करने के बजाय डिमिनिश कर रहा था। ठीक है। जैसे 20 10 डिमिनिश क्यों कर रहा था, क्योंकि देखिए अगर आप, मैंने एग्जांपल वहाँ पे ली थी फर्टिलाइज़र की, अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते जाओगे किसी ज़मीन में तो पहले पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो ये जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लेबर, और यहाँ से मान लीजिए आप ऊपर से कैपिटल। ठीक है। लेबर और कैपिटल, तो लेबर को वेरी कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए अब लेबर इस टाइम हम फर्टिलाइजर मान रहे हैं 1 2 3 एटसेट्रा, फर्टिलाइजर कुछ भी, और ये फिक्स रखा कैपिटल। ठीक है। तो जो भी इस आउटपुट में अब क्यू में चेंज आएगा, जैसे 10 20 एटसेट्रा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दिस, जो चेंज इन आउटपुट आया दैट इज कॉल्ड, तो जो इस, हाँ, इससे चेंज जो आउटपुट में आया तो वो टोटल प्रोडक्ट। तो लेकिन हाँ, जो सॉरी जो चेंज इन आउटपुट आया दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे 10 से 20, तो बीच का चेंज 10। ठीक है। तो किसी ने अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन है और उसके बाद प्रोडक्शन के जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो, और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो जो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फिर क्या कर रहा था, पहले पहले राइज कर रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट भी राइज कर रहा था। ठीक है। ये मैं पिछला लेक्चर थोड़ा रिकैप करवा रहा हूँ। तो टोटल प्रोडक्ट पहले राइज कर रहा था और मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, एट द एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ने डिमिनिश करना स्टार्ट किया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट फिर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जब ये डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो टोटल प्रोडक्ट भी, उसकी जो रेट है, रेट मतलब किस रेट से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, जब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट हायर रेट से बढ़ रहा था, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकल रहा था। लेकिन फिर टोटल प्रोडक्ट, उसकी रेट भी डिक्रीज हो गई जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गए। इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ रहा था, जब मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो इसके लिए आप प्रोडक्शन के लेक्चर्स देख सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, क्योंकि ये उसकी ये जो है बेसिस है इसी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको पहले रिकैप करवाया। ठीक है। तो ये जो अब क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब है चेंज, ये मैंने आपको हमेशा, ये मैंने बोला था वहाँ पे। तो जैसे कि फर्टिलाइज़र आप एम्प्लॉय करते जाओगे, पहले पहले प्रोडक्शन क्या होगी, राइज होगी। ठीक है। मतलब जितना यूनिट आप 1 यूनिट ऑफ फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, सपोज यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को समझने के लिए देखिए, ये है फर्टिलाइज़र। ठीक है। आपने डाला 1 kg, ठीक है, किसी भी लैंड में 1 kg फर्टिलाइज़र डाला, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, सपोज जो चेंज आउटपुट में आया, ठीक है, चेंज, मार्जिनल चेंज मेजर करता है, हमेशा याद रखना, मार्जिनल मेजर्स चेंज। ठीक है। कितना चेंज आया, तो 1 kg, आप मान लीजिए किसी लैंड से बिना फर्टिलाइज़र के हमें 10 kg ऑफ कोई भी क्रॉप वीट मिल रहा था, 10 kg ऑफ वीट मिल रहा था। लेकिन जब 1 kg ऑफ, ये तो बिना फर्टिलाइज़र का है, लेकिन जब 1 kg एम्प्लॉय किया तो मान लीजिए प्रोडक्शन 15 kg हो गई। तो मतलब बिना फर्टिलाइज़र के, और जब 15 डाला तो 5 का चेंज बीच का, तो मार्जिनल क्या होगा,
5, ठीक है। तो टोटल कितना प्रोडक्ट आया 15 kg। तो 15 टोटल आया, टोटल आउटपुट, लेकिन उसमें से जो चेंज आया पहले बिना फर्टिलाइजर ना ऐड किए, और जब फर्टिलाइजर ऐड किया तो 5 का चेंज आया, ठीक है। इसी तरह आप मान लीजिए अब 2 kg एम्प्लॉय किया, आप मान लीजिए 20 kg का आउटपुट निकला, 20 kg वीट निकला, तो 15 और 20 के बीच का डिफरेंस 5, ठीक है। तो इसी तरह आप पहले जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मान लीजिए सपोज 21 आया था, ठीक है। जैसे ये है फर्टिलाइजर की क्वांटिटी, 1 kg अप्लाई किया तो आप मान लीजिए 10 kg निकला आउटपुट, ठीक है। 2 kg पे आप मान लीजिए 15 निकला, ठीक है, 15, ठीक है, 15 kg। तो बीच का डिफरेंस 5, ठीक है। तो 5 मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह अब आप मान लीजिए 3 kg अप्लाई किया, 3 kg ऑफ फर्टिलाइजर, तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो है 22 आया, तो बीच का चेंज 15 से 22 कितना हुआ, तो 7, ठीक है, 7 का चेंज, ठीक है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट 5 था, फिर 7 था। लेकिन जब आप ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड करते जाओगे, सपोज आपने अब 10 kg किया, तो ये जो आउटपुट है मान लीजिए यहाँ पे 25 आया, लेकिन जो बीच का चेंज आया खाली 3 आया, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगा फिर, और जो फिर टोटल आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा। और अगर ज़्यादा आउटपुट डालते, ज़्यादा फर्टिलाइजर एम्प्लॉय करते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है, प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, क्रॉप खराब होगी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कोई भी एम्प्लॉय करते हो ऑन योर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है किसी भी फर्म में, किसी भी लैंड पे, फार्म पे, अगर आप एडिशनल यूनिट्स किसी भी फैक्टर के एम्प्लॉय करते जाओगे, तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है पहले इंक्रीज होगी और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, मतलब चेंज हायर रेट से चेंज आउटपुट ज़्यादा ज़्यादा निकलेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉय करोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी डिमिनिश करेगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी डिमिनिश करेगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये लेक्चर्स देखे होंगे प्रोडक्शन के, तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि वो पहले वो लेक्चर जाके देखें, ठीक है। तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये एक क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स अगर आप देखोगे उस टाइम आई थी, ठीक है। तो इसमें जो है फैक्टर, तो इसको किसने पहले जो है TH वॉन ट्वेनियन इन 1826 उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इस थ्योरी में बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने काम किया है, जैसे JB क्लर्क, ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट कौन है इसमें, JB क्लर्क। तो एंड में जो है इसी की थ्योरी जो है जो मानी जाती है, इसी का मतलब इसी ने इसको अच्छे से फिर डिस्कस और डेवलप किया, ठीक है। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इससे पहले, इस पे जाने से पहले कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आई क्यों, ठीक है। देखिए, अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है, ये इसके आने के पीछे का मकसद, देखिए बहुत सारे वर्कर्स ने इस पे टाइम टू टाइम काम किया। जैसे अगर आप देखोगे मार्क्स ने भी इससे लेबर पे क्या असर पड़ेगा कैपिटलिज्म से, वो इससे डिस्कस किया, ठीक है। तो इसी तरह जो है बाकी जो कुछ इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने इसको इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, इनइक्वालिटीज़ मतलब देखिए, अगर हम देखें इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी का मतलब है, देखिए, रिच गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर मोर पुअरर। ये कैसे होता है कि मतलब जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट होगी इन फ्यू हैंड्स, तो उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। मतलब ज़्यादा पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके पास कम वेल्थ रहेगी, और पुअर, वो कहते हैं ना, पुअर ज़्यादा पुअर हो जाएगा, और जो रिच है वो मोर रिच हो जाएगा। तो ये होती है इनइक्वालिटी। तो इसको एड्रेस करने के लिए भी ये थ्योरी जो है आई थी। अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किसी डेवलप्ड कंट्री इंग्लैंड की, वहाँ का विलेज और वहाँ की सिटी लीजिए, तो यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ अगर हम देखें, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा विलेज और सिटी में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें और यहाँ ले ली विलेज और सिटी, तो देखिए यहाँ पे ड्रास्टिक इनइक्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेसिस था। मे भी थोड़ा सा पूछ ले कि कभी मतलब हटके कि क्या मतलब किन बेसिस पे इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। तो इनइक्वालिटी भी कुछ रीजंस थे, तो कैपिटलिज्म का एक रीज़न था, ठीक है। तो इसी तरह प्रोडक्टिविटी का भी वो तो रीज़न था ही, ठीक है। सो अब इस थ्योरी को थोड़ा, इसकी पहले एजम्पशंस देखते हैं एंड देन इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए फैक्टर्स और
आइडेंटिकल और होमोजीनियस। देखिए जो हम लेबर और कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, या तो मैं लेबर को फिक्स कर सकता था या कैपिटल को फिक्स कर सकता था। तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस है आपस में, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब है एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो कैपिटल भी फिक्स हम कर सकते हैं और लेबर भी फिक्स कर सकते हैं और प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में उतना ही लेबर भी कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये लेबर है और ये कैपिटल है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन है, तो जितने अगर मैं कैपिटल को फिक्स करूं और लेबर को वेरी करता जाऊं तो प्रोडक्शन कुछ आएगी, सपोज x1 x2। लेकिन इसके बगैर अगर मैं अब कैपिटल को ही वेरी करता जाऊं और लेबर को फिक्स करूं तो तब भी प्रोडक्शन प्रोसेस सेम x1 x2 x3 रहेगी, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि होमोजीनियस, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर होमोजीनियस, या एक दूसरे के बदले वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है वो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये इसमें एक एजम्पशन है, ठीक है। तो दूसरी बात जो इसमें है फिर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए मोबिलिटी का मतलब मैंने आपको पिछली बार बोला था, इट इज़ द मोमेंट, ठीक है। इसमें ये एज्यूम करते हैं कि जो ये लेबर है वो परफेक्टली मोबाइल है, मतलब वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह हम मतलब शिफ्ट कर सकते हैं लेबर को इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एजम्पशन इसमें मानी गई है, क्योंकि देखिए अगर ये लेबर को रिजिड बनाएगा, अगर ये लेबर को रिजिड बनाएगा तो रिजिडिटी का मतलब है लेबर मोबाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि खाली फिर कैपिटल को वेरी कर सकते हैं, मोबाइल ये सॉरी जो लेबर है उसको वेरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए इसमें जो क्या कहा गया है कि लेबर जो है वो मोबाइल इन नेचर है, क्योंकि अगर कैपिटल मोबाइल इन नेचर है, हम ऊपर आइडेंटिकल मान रहे हैं, तो आइडेंटिकल का मतलब है वो सेम स्टेट में है, तो इसका मतलब है मोबिलिटी लेबर की भी होगी, ठीक है। मतलब जितना हम लेबर चाहते हैं अवेलेबल है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये मैंने आपको बोला कि इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी करते जाएंगे, पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली जब ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र की एग्जांपल याद रखो, जब ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर फाइनली प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज होने के बजाय। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसमें होल्ड करता है। तो उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये भी इसमें होल्ड करता है। जैसे मैंने अभी बोला ये लेबर और ये कैपिटल, तो लेबर को वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वेरिएबल प्रपोर्शन, मतलब कौन सा वेरिएबल लेबर को वेरी कर रहे हैं और कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं और उस पर देख रहे हैं कि आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये लॉज मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो। तो ये मतलब इसमें होल्ड करता है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है रैशनल बिहेवियर, ये आपने शायद नहीं सुना होगा। रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई ये मानूँ, ये आप मान लीजिए ये है कोई डिमांड कर्व, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर हायर प्राइस पे कम क्वांटिटी खरीदेंगे, लेकिन जो लोअर प्राइस है वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, ठीक है। तो लोअर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी और हायर प्राइस पे कम क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। तो इसका अब हम ये जनरल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब रैशनल का मतलब है जो 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 जनरल थॉट है, जो मतलब जो भी प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उन पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा हम उसी को रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। अब हम अगर किसी कोई और कंज्यूमर है, वो सपोज ऐसा है कि वो बोल रहा है नहीं, मैं क्या करूँगा, अगर प्राइस राइज होगा तब मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा और अगर प्राइस कम होगा तो तब मैं कम क्वांटिटी खरीदूंगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसे है, वो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है और कम प्राइस पे कम क्वांटिटी खरीद रहा है, तो इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जनरली क्या होगा, यही तो होगा कि कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी। तो इसका मतलब है रैशनल बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स में ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी कंज्यूमर की जब हम बात करें तो उसको हम एज रैशनल बीइंग मानते हैं इन इकोनॉमिक्स। ये याद रखना, मे बी ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल माना जाता है, ठीक है। ताकि मतलब जो कोई भी थ्योरी है, कोई भी एजम्पशन है, कोई भी इकोनॉमिक मॉडल है, वो होल्ड करे, ठीक है, वो होल्ड करे, ओके। सो उसके बाद अब इस थ्योरी की
देखिए ये थ्योरी मैक्सिमम जो उन्हीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने अच्छे से पढ़े हों, लॉज ऑफ प्रोडक्शन ठीक से पढ़े हों, उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए अगर इसमें से पूछा जाए तो, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब है, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड टिल मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड इक्वल्स प्राइस, ठीक है। तो टेबल की मदद से मैं आपको ये सब समझाऊंगा। तो इसका मतलब है कि देखिए अगर ये लेबर और ये कैपिटल, लेबर 1 2 3 या फर्टिलाइज़र भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इनको तब तक एम्प्लॉय किया जाता है जब तक क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो अगर पहले तो राइज करेगा, आप मान लीजिए जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा तब तक हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एडिशनल लगाते जाएंगे। जब तक प्रोडक्शन इंक्रीज होगी किसी भी क्रॉप की या कुछ की फर्टिलाइज़र से, तो तब तक हम उस फैक्टर को एडिशनली इंक्रीज करते जाएंगे। तो इक्वल्स प्राइस का मतलब है, देखिए अगर आपका फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका फर्टिलाइज़र है और ये आपका वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, वेरिएबल जो आप वेरी कर रहे हो, और कोई आपका कांस्टेंट फैक्टर है। आप ये हम एज्यूम करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कि हम एक ही फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमने देखा था कि खाली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम वेरी करते हैं और बाकी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 4। तो फर्टिलाइज़र की आपको तो फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा, उसकी भी कोई ना कोई प्राइस होगी। आप मान लीजिए प्राइस है फर्टिलाइज़र की यहाँ पे 10 मान लीजिए, हर किसी जगह 10 और 10, ये मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट इसकी ये है 10, ठीक है। तो अब इसकी प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 12 आ रही है तो आप खरीदोगे क्योंकि प्राइस कम है, लेकिन अगर यहाँ पे अब 10 आ रहा है, 10 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और 10 प्राइस भी है, इसके बाद आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फिर देखिए अगर आपको यहाँ पे 9 आ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 9 आ रही है, लेकिन आपको जो प्राइस उस पर पे करना पड़ रहा है वो 10 का है। तो आप ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि लेबर हायर रेट पे खरीदे और उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम मिले। तो यही इसका मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हम तब तक इंक्रीज करते जाते हैं, या यहाँ पे फर्टिलाइज़र तब तक इंक्रीज करते जाएंगे वहाँ तक जब तक कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो प्राइस के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए 10 और 10 के बराबर होगी तो बस हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद का जो है लॉस है, ठीक है। देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा आउटपुट, ठीक है। अगर जैसे मतलब यहाँ पे लेबर 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट, मान लीजिए वन वन पे मान लीजिए 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे ऐसे ही 9, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या होता है, जब यहाँ पे चेंज कितना लेबर किया, 1 यूनिट, तो जब दूसरे यूनिट पे तो चेंज इन लेबर कितना आया, डेल्टा, तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, कितना आया चेंज, 1 का, ठीक है। तो लेकिन उसे आउटपुट में कितना चेंज आया, ठीक है, मतलब जब एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं किसी भी लैंड में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, आउटपुट में कितना चेंज आया, तो वो मेजर करता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। मतलब यहाँ पे दो फर्टिलाइज़र, जब हमने पहला यूनिट ऑफ फर्टिलाइज़र, पहला केजी ऑफ फर्टिलाइज़र ऐड किया तो इतनी प्रोडक्टिविटी आई, तो दूसरे पे 7 आई, तो जो चेंज इन लेबर आया वो 1 आया। तो इस 1, एक एक्स्ट्रा लेबर जो अब इस 1 में ऐड किया हमने, 2 बनाया, तो उससे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कितनी आई, ठीक है। तो वो होती है एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट से कितना हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद, जैसा कि उसके बाद लेबर, तो ये तो मैंने आपको अभी बोला, तो लेबर जो हम एम्प्लॉय करते हैं, तो हाँ इसमें आप ठहरिए एक सेकेंड। लेबर तब तक हम एम्प्लॉय करते हैं जब तक कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हायर रहता है देन वेजेस। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये लेबर है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो लेबर को तो आपको आप यहाँ पे मान लीजिए वेजेस, तो यही होगा प्राइस ऑफ, मतलब जिस प्राइस में आप वेजेस, जिस प्राइस में आप लेबर खरीद रहे हो, लेबर को तो आपको वेजेस देनी पड़ेगी। जैसे आप 10 का दे रहे हो वेजेस उसको, 10 का और 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक लेबर को आप 10 का दे रहे हो, 2 को कितना दोगे, 20, इसी तरह 3 को 30 मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ 1 से 10 इसमें 20 आई, तो आप यहाँ पे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20 है लेकिन वेजेस कितनी है 10, तो आपकी वेजेस आपको कम देनी पड़ रही है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद 2 पे
20 देना पड़ा, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20 आ रही, तो यहाँ पे स्टॉप करोगे, क्योंकि देखिए इसके बाद आप जाओगे तो 30 देना पड़ेगा, और लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी खाली 20 से 30 10 आ रही है। ठीक है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश करेगी तो जो टोटल जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो तब तक हम ये जो है लेबर एम्प्लॉय करते जाएंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, अब टेबल को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, और एक कंडीशन आप याद रखना, इस थ्योरी के मुताबिक मार्केट जो एज्यूम किया गया है अंडर परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया गया है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्यों एज्यूम किया गया है, इसका रीज़न है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन अगर होगा, ये हम मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट जो है उसमें अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखो, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, सप्लाई करोगे, तो उसकी डिमांड फिक्स्ड रहेगी, मतलब डिमांड उसकी ज़रूरी होगी मार्केट में। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ सेलर्स भी है और बहुत नंबर ऑफ बायर्स भी है। ठीक है, तो मतलब डिमांड जो है, डिमांड चेंज ना हो, सप्लाई चेंज ना हो मार्केट में, तो इसलिए इस थ्योरी को परफेक्ट कंपटीशन में एज्यूम किया गया है। अब क्यों किया गया है, देखिए उसका रीज़न है। अगर यहाँ पे आप लेबर देख रहे हो और यहाँ से कैपिटल को फिक्स्ड रखा, ठीक है, लेबर को चेंज कर रहे हो 1 2 3, और यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्ट मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो पहले राइज करेगा, मान लीजिए 7 8 9 कुछ ऐसे, तो टोटल प्रोडक्ट को मान लीजिए 12 13 एंड 14। ठीक है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, देखिए कोई भी फर्म कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस तभी प्रोड्यूस करेगी जब ये टोटल प्रोडक्ट जब ये बिकेगा। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी फर्म कोई काम कर रही है, टायर कंपनी है, कार कंपनी है, तो ये प्रोडक्शन तभी करेगी जब ये प्रॉफिट कमाएगी। तो प्रॉफिट इसका किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पे। इसलिए हम डिमांड और सप्लाई को इन परफेक्ट कंपटीशन मानते हैं कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में है, वो चेंज नहीं हो रही, वो स्टैटिक है इन द परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है, तो ऐसा मार्केट हम मानते हैं। वैसे ये तो इमेजिनरी मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन पॉसिबल नहीं है इस तरह आइडियल कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी की एजम्पशन में इसको माना गया है कि परफेक्ट कंपटीशन अंडर परफेक्ट कंडीशंस इस थ्योरी को माना गया है। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर परफेक्ट कंडीशन नहीं रहेंगी तो फर्म की अगर डिमांड सप्लाई चेंज हो रही है तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब फिर होगा कि अगर ज़्यादा सप्लाई करता जा रहा है, लेकिन वहाँ से डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा हो रही है तो और वो ज़्यादा इनपुट्स यूज़ करेगा। डिमांड कम हो रही है, लेकिन अगर आउटपुट ज़्यादा निकल भी रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहेगा कि लेकिन वो हाँ, यहाँ पे मान लीजिए, देखिए ये लेबर है 1 2 एंड 3, यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट और यहाँ से टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट 3 4 5, यहाँ से मान लीजिए 12 13 और 14। तो अब परफेक्ट कंपटीशन क्यों माना गया है, देखिए, अगर मतलब उसमें परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है बहुत सारे बायर्स है किसी मार्केट में और बहुत सारे सेलर्स भी है, तो इसका मतलब है जो सप्लाई है वो भी सेलर्स मतलब बहुत ज़्यादा है, कोई भी सेलर आ सकता है और बेच सकता है, और कोई भी बायर आ सकता है और खरीद सकता है, तो बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स है। तो इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दोनों मतलब प्रेजेंट है इन द मार्केट। ठीक है, तो अब अगर परफेक्ट कंपटीशन ना मानी, अब मान लीजिए हम कोई और हम मान लेते हैं कि नहीं, सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसका अगर टोटल प्रोडक्ट मान लीजिए राइज कर रहा है 12 13 14 या 3 4 5, मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है, लेकिन अब मान लीजिए मार्केट में डिमांड इसकी बहुत कम है। ये मान लीजिए ये कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा था फर्टिलाइजर अप्लाई करने से 1 2 3, कॉर्न राइज हो रहा था 3 4 5 12 13 14, लेकिन अब इस कॉर्न की डिमांड बहुत कम है मार्केट में, तो क्या ये वो प्राइस दे पाएगा कि जो इसको चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, तो प्राइसेस इसको मतलब मे बी जो जो इसको लेबर लगाना पड़ रहा है उससे कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बेचना पड़े, तो फर्म नहीं चाहेगी कि वो फिर इसको बेचे। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन इस थ्योरी में एज्यूम किया गया है कि हाँ, सप्लायर जो भी सप्लाई करेगा वो उसकी डिमांड होगी मार्केट में और वो डिमांड फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में ये किन मार्केट कंडीशंस में एज्यूम की गई है,
तो ये एज्यूम की गई है इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो क्यों की गई है, तो ये मैंने आपको रीज़न बोला, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस तभी होगी जब वहाँ से सप्लाई और डिमांड होगी, ठीक है। तो अगर डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बल्कि लॉस है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे इस टेबल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट है लेबर जो है 1 से 7, ठीक है। तो ये हम लेबर वेरी कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट पहले 8 एक लेबर पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी उस पर सेम रहेगा, सेम, ठीक है। तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन इसके बीच का चेंज 1, 7 से 5 मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। 8 से 7 1, 7 से 5 2 का चेंज, 5 से 3 2 का चेंज, ठीक है। 3 से 2 1 का चेंज, तो इसी तरह 1 का चेंज और इसी तरह 0.5। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, पहले राइज कर रहा है 8 15, ठीक है, 8 से 15, फिर 20, फिर 23। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट में भी चेंज जो है कम कम आ रहा है। तो इसके लिए आप देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जा सकते हो, आपको ये फिर इस थ्योरी पे आइए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतना अब फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, ठीक है, 18 15 20 23, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी पहले क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे कम कम होता जाएगा, ठीक है। 8 7 5 3 2 1 0.5, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट के साथ डिमिनिश होगी। तो टोटल आउटपुट यहाँ पे देखिए 8 से 15 का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 7, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। 15 से 20 का 5 डिफरेंस, तो 20 से 23 का 3 का डिफरेंस, मतलब जो रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट जिस रेट से इंक्रीज होगा वो कंटिन्यूसली डिमिनिश करेगी, ठीक है। क्योंकि टोटल लेबर जब आप ज़्यादा ज़्यादा लगाते जाओगे तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट के बाद जो है मार्जिनल प्रोडक्ट वो कम होगा और जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी कम होगा। अब मान लीजिए कि आपको वेजेस देनी पड़ रही है इस लेबर को, मान लीजिए 10 की वेजेस देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट पे कितना देना पड़ रहा है, पर यूनिट ऑफ लेबर क्या कॉस्ट है। तो यहाँ 1 से 1, 1 को तो 10 वेजेस देनी है, 1 से 2 गया तो 10 की, 2 से 3 एक यूनिट आउट, तो 10 का ये जो है कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट लगेगी। मतलब एक यूनिट ऑफ एडिशनल, एक यूनिट ऑफ लेबर पे कितना इसको कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो ये आप सिंपल, अब इस टेबल से आप याद रखेंगे टोटल प्रोडक्ट लेबर के साथ क्या हो रहा है जब हम लेबर वेरी कर रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ रहा है। तो उसके बाद प्राइस, प्राइस हो गया कि मतलब जितना वेजेस जो देना पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र में कॉस्ट आएगा तो लेबर में वेजेस आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, देखिए टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कीजिए प्राइस के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए रेवेन्यू क्या करेगा, रेवेन्यू आपका, रेवेन्यू में इंक्लूड होता है कॉस्ट भी, ठीक है। रेवेन्यू में हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, आप रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब रेवेन्यू, अगर आप प्रॉफिट, तो अगर मतलब आप प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ के क्या निकलेगा फिर, रेवेन्यू, ठीक है। मतलब ये कॉस्ट और प्रोडक्ट को, ये मतलब ये इतना प्रोडक्ट है और ये हमारा प्राइस है, ठीक है। तो इसको जोड़ के क्या आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, 80 × 10 80, इसी तरह 7 × 10 150। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमें आएगा टोटल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल, अब टोटल रेवेन्यू ये था, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ जनरेट, जो भी मतलब आउटपुट निकला, जब भी लेबर वेरी किया तो उसे टोटल प्रोडक्ट आया, तो टोटल प्रोडक्ट से फिर किस रेट से चेंज हुआ, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट और इस प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल रेवेन्यू आया, ठीक है। मतलब 2 यूनिट ऑफ लेबर पे जो टोटल रेवेन्यू है 150 आएगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू किस बराबर होगा, वो देखिए टोटल रेवेन्यू पहले 80 से 150, तो बीच का डिफरेंस 70। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल हमेशा चेंज दिखाता है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया पहले लेबर पे 80, दूसरे लेबर पे 150, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू 80 से, सॉरी यहाँ पे 80 मार्जिनल टोटल रेवेन्यू, तो फिर कितना आया 150, ठीक है। तो 80 और 80, तो बीच का डिफरेंस कितना है
80 और 150 के 70, तो मार्जिनल रेवेन्यू 80 और 150 के बीच 70 का। इसी तरह 200 एंड 230 के बीच 50 और 200 एंड 230 के बीच 30 का, 150 और 200 के बीच 50 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू जो हर किसी एडिशनल यूनिट के साथ जो रेवेन्यू देखिए टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, 150 230 250, ठीक है। तो इसी तरह 260 265, इस तरह जो मार्जिनल रेवेन्यू है पहले सेम 80, तो 80 और 150 के बीच 70 का मार्जिनल रेवेन्यू, तो फिर 50 30 20 10 एंड 5। देखिए अब क्या है, मतलब यहाँ पे आप याद रख लीजिए इस टेबल में, तेरे एक सेकंड, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ उसको कॉस्ट कितनी लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट 10 की, ठीक है, और यहाँ से जो मार्जिनल रेवेन्यू उसमें जनरेट हो रहा है 10 का हो रहा है। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू में चेंज आया वो 10 का था और कॉस्ट भी 10 लगी, लेकिन उससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 260 हुआ, ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्ट था 26 था और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 1 था। लेकिन 10 के बाद अगर वो फिर आप मान लीजिए अब वो 10 के बाद और मतलब और एक लेबर हायर करता है, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जब कम चेंज आया 0.5 का चेंज आया इन क्या टोटल आउटपुट 26 से 26.5, 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस, ठीक है, तो 0.5 इंक्रीज हुआ आउटपुट में, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू में कितना ड्रॉप हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू -5 चला गया, तो ये तो नुकसान है ना। देखिए खाली 0.5 इंक्रीज हुआ आउटपुट में, लेकिन -5 कम हुआ रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो रेवेन्यू में रेवेन्यू अब इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ, तो -5 का चेंज है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इस टेबल से एक चीज़ देखो, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिमिनिश कर रहा है जब हम एडिशनल यूनिट्स उसके एम्प्लॉय करते जा रहे हैं लेबर के, तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली पहले तो राइज तो करेगा, लेकिन कम कम रेट से फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है इससे निकाला, मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट और प्राइस को, तो टोटल रेवेन्यू आया, ठीक है ये। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रहा है, ठीक है, तो जो टोटल मार्जिनल टोटल रेवेन्यू वो भी राइज करेगा, लेकिन जो भी उसकी चेंज होगी रेट ऑफ रेवेन्यू जिस रेट से इंक्रीज होगा वो कम कम होता जाएगा। देखिए 80 फिर 70 फिर 50 फिर 30, 50 और 30 के बीच 50, हाँ यहाँ पे 200 और इसके बीच का चेंज 30 का चेंज और इसमें 50 का चेंज, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी डिमिनिश करता जाएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा और टोटल प्रोडक्ट भी वो इंक्रीज करेगा। सॉरी एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा आप इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, तो यहाँ पे अब आप टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का तो मैंने बोला, तो टोटल रेवेन्यू जो है राइज करेगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन उसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, फॉल डाउन कर रही है, ठीक है। 80 और 50 150 के बीच का देखिए 70 का मार्जिनल रेवेन्यू आया, 150 और 200 के बीच का मतलब जब थर्ड यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय किया हमें जो टोटल रेवेन्यू हुआ 200 का हुआ, लेकिन उसमें मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ 50 का हुआ, ठीक है। और 200 से 230 मार्जिनल रेवेन्यू 30 का हुआ, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल डाउन करता है, ठीक है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट कितनी लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी लग रही है 10 का, और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 का है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो अब कॉस्ट दे रहा है, अगर वो उसके बाद किसी लेबर पे मान लीजिए 10 रुपए का कॉस्ट, 10 रुपए वेजेस वो लेबर को दे रहा है, लेकिन जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 5 का हो रहा है, मतलब रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, ठीक है, और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है। तो इसके बाद जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो और लेबर एम्प्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसको नुकसान है, उसको 10 रुपये वेजेस देना पड़ रहा है, लेकिन जो मार्जिनल जो उसे रेवेन्यू जनरेट होता है उस यूनिट से 7th यूनिट से वो सिर्फ 5 का हो रहा है। तो इसी थ्योरी का मतलब है कि, तो इसी पॉइंट का मतलब है यहाँ पे जो ये 10 और 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसी थ्योरी का मतलब है कि जो भी तो इसी का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस ऑफ सर्विसेज होगा किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उससे आगे अगर प्राइस वहाँ तक जा रहा है तो वो एम्प्लॉय करता जाएगा लेबर, लेकिन उससे आगे अगर वो और
और लेबर बढ़ाता जाएगा तो लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, और लेबर की कॉस्ट यहाँ पे फिर अगर ज़्यादा हुई तो मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा। तो ये इसके लिए, ये फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। और हम ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इस थ्योरी के बीच। तो अब इस थोड़ी आप इस डायग्राम को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये है वेजेस, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं वेजेस वाई, ठीक है। और यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं यूनिट ऑफ लेबर। यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज करने के साथ जो है मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहे हैं। टेबल से अगर आप टेबल के वैल्यूज को भी इसमें पुट करोगे तो बिल्कुल यही कर्व निकल के आएगी, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इस वेज पे इतना मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा था, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जितना 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 वेजेस नीचे नीचे जाएंगी मार्जिनल रेवेन्यू फॉल डाउन, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल डाउन करता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए इस कर्व का मतलब है, जब ये कर्व यहाँ पे वेजेस, ये कर्व, और ये मान लीजिए आप एन, ये मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आया ई। तो इस कर्व ने जब मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व जब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी इस वेजेस वाली लाइन को, तो वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप याद रख लीजिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर एन से आगे जा रहा है, एन से आगे, एन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अब कहाँ पे आएगा, देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये होगा यहाँ पे। इस डायग्राम को आप देख लीजिए थोड़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आएगा 10 और 10, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और वो बराबर है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, क्योंकि इसके बाद का जो होगा लॉस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ई यहाँ पे वही है, मतलब इस पॉइंट के बाद का जो मार्जिनल रेवेन्यू है फिर फॉल डाउन करेगा। इससे आगे अगर जाएगा तो वो उसके लिए लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए उससे फिर क्या होगा कि वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी और जो आउटपुट है वो कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये मान लीजिए E1, और ये मान लीजिए ये पॉइंट E2, ठीक है। तो E1 से E से आगे आगे N2 बाकी, तो उस पर ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू हायर पे रहेगा। E से जो यहाँ पे है मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये पॉसिबिलिटीज़, वो ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है देन द लेबर। लेकिन E के नीचे अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे E के ऊपर ऊपर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है देन द जो यहाँ पे देखिए वेजेस तो इस यहाँ पे देनी पड़ रही है, ठीक है। वेजेस यहाँ पे देनी पड़ रही है, ठीक है। वेजेस इस पॉइंट पे वेजेस फिक्स्ड है 10, ठीक है। तो लेकिन जो उसे मार्जिनल रेवेन्यू है इस वेज पे इंक्रीज, पहले मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो और यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करता जाएगा। लेकिन जब फाइनली इस पॉइंट पे आएगा ई, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और वेजेस बराबर होंगी 10 और 10। लेकिन इसके नीचे जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिश होगा, लेकिन वेजेस ज़्यादा देनी, वेजेस तो फिक्स्ड है ना 10, वेजेस सेम है 10, वेजेस यहाँ पे फिक्स्ड 10 है। और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है पहले इंक्रीज, जब ये मार्जिनल रेवेन्यू वेजेस से ऊपर रहेगा तो मतलब देखिए यहाँ पे जब मार्जिनल रेवेन्यू जब ऊपर है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो जब ये वेजेस से ज़्यादा रहेगा तो मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है वेजेस से, तो वो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करता जाएगा। मतलब यहाँ पे N2 पे देखिए ज़्यादा वेजेस, वेजेस है ना, जब ये कर्व ऊपर रहेगी इस वेजेस के तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो वेजेस 10 है फिक्स्ड। लेकिन जब ये ई को इंटरसेक्ट करेगी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, तो इस पे वेजेस और जो ये मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम होगा 10 और 10। लेकिन उससे नीचे जाएगा तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिश करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन वेजेस उसको ये देनी पड़ रही है, मतलब कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे वेजेस, तो वेजेस ज़्यादा है देन द मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये लॉस होगा, ठीक है। तो यही इस कर्व का मतलब है। तो इतना तो आपके लिए वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कर्व उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए यही एजम्पशंस, कंडीशंस क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा लॉ इसमें होल्ड करता है। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। तो इसकी कुछ अब लिमिटेशंस थोड़ा देख लेते हैं, मे बी उसमें पूछ ले। पहले लिमिटेशन ये थी कि देखिए लिमिटेशन क्या थी अब इसमें, लिमिटेशन ये थी कि जो मार्केट कंडीशंस है
वो स्टैटिक परफेक्ट कंपटीशन माना गया है। और ये परफेक्ट कंपटीशन ये एक इमेजिनरी कंपटीशन होता है, रियल वर्ल्ड में, रियल इकोनॉमिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक वो था। और दूसरा ये था कि जो सप्लाई डिमांड उसका कोई, उसको मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स माना गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हाँ, तो यहाँ पे इन्हीं में से थोड़ा सा फैक्टर्स आइडेंटिकल या होमोजीनियस फैक्टर्स कैन बी सबस्टिट्यूटेड, ये हाँ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी, जिस इसमें मतलब लेबर को परफेक्टली मोबाइल माना गया है, ठीक है। तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो है, तो रैशनल बिहेवियर भी वैसे ठीक है। तो ज़्यादा जो इसकी लिमिटेशन है यही परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मानते हैं कि वो बहुत मोबाइल है, फ्रीली अवेलेबल है, तो ऐसा मार्केट कंडीशंस में यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो इसी के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, और उसमें कुछ सबसे पहले देखेंगे जीडीपी जीएनपी, उसके बाद नेशनल इनकम, उसके मेथड्स, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।